हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष कुमार है और आप सभी का मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्वांट फ्लेक्सी के फंड के बारे में, जिसके लिए बहुत सारे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो को बनाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, पर एक चीज मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन है या आपके दिमाग में कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हो, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको सॉल्यूशन मिल जाए। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको बुक्स रीड करने चाहिए। हालांकि मैं जानता हूँ कि बुक्स रीड करना बहुत बोरिंग लगता है लोगों को कि यार वीडियो देख लो, ज्यादा आसान है। मैं भी मानता हूँ इस बात को। बट कहीं ना कहीं अगर आप बुक्स रीड करोगे तो आपको ज्यादा अच्छी जानकारी होगी, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे एक अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम को चूज करते वक्त। और आपका इन द एंड मोटिव क्या है? एक अच्छा पैसा बनाना। तो उसके लिए आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट आप अपनी नॉलेज पे करें तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। तो ये पहली बुक में आपको बताया तो कॉमन सेंस ऑन म्यूचुअल फंड, ये लगभग 2-2.5 हजार या 3 हजार के आसपास के रेंज में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा ये जो दूसरी बुक है, हाउ टू मेक फॉर्चून थ्रू म्यूचुअल फंड्स, ये आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिलेगी, शायद 300-350 रुपए के आसपास में मिल जाएगी। और इन दोनों ही बुक अमेजोन पे अवेलेबल है और इन दोनों की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो अगर आप खुद से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सीखना समझना चाहते हो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो बिना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प के, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अगर आप सीख समझ लेंगे, बुक्स की भी सहायता लेंगे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट और भी ज्यादा अच्छी हो सकती है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ कि जितनी वीडियोस बनाता हूं मैं सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए, ताकि आप सीख समझ करके एक अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम ले। मेरी तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो चलो हम लोग वापस से अपने टॉपिक पे बात करते हैं, क्वांट फ्लेक्सी के फंड के बारे में। सबसे पहले हम इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे और इसमें आपको बहुत सारी चीजें पता है, क्योंकि ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है, मतलब इक्विटी में ज्यादा पैसा लगाती है। और इक्विटी में भी किसमें? लार्ज कैप, मिड कैप और जो स्मॉल कैप है। इसमें फंड मैनेजर पे डिपेंड करता है कि वो लार्ज कैप में ज्यादा पैसा डालें, मिड कैप में डालें या स्मॉल कैप में डालें। तो जैसी मार्केट की सिचुएशन होती है उसके हिसाब से ये अपने पोर्टफोलियो में ये सारी चीजें चेंजेस करते रहते हैं। और इन दी एंड इनका जो मेन मोटिव क्या है कि जाहिर सी बात है, आपके कैपिटल को एक लंबे समय में एक बहुत बड़ा आपकी वेल्थ क्रिएट कर सके, आपको एक अच्छा रिटर्न डिलीवर कर सके। तो चलो एक बार देखते हैं कि इस फंड को कौन कौन मैनेज कर रहे हैं और उनको कितना एक्सपीरियंस है। सबसे पहले फंड मैनेजर है मिस्टर संदीप टंडन जी, जो कि जनवरी 2022 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और इन्हें लगभग इस इंडस्ट्री का 24 सालों का एक्सपीरियंस है। और एक इंटरेस्टिंग चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो क्वांट फंड है, मिस्टर संदीप टंडन जी इसके फाउंडर रहे हैं। तो ये आपको शायद देख के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके अलावा जो दूसरे फंड मैनेजर हैं मिस्टर अंकित पांडे जी, जो कि मई 2020 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और इन्हें लगभग 9 सालों का एक्सपीरियंस है। तीसरे फंड मैनेजर हैं मिस्टर संजीव शर्मा जी, जो कि इस फंड को अक्टूबर 2019 से मैनेज कर रहे हैं और इन्हें लगभग 18 सालों का एक्सपीरियंस है। और चौथे फंड मैनेजर है मिस्टर वसव सहगल जी, जो कि लगभग यही जून 2019 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और 4-4.5 साल का इनको भी तजुर्बा है। तो तजुर्बे को देखा जाए तो कंबाइन अगर आप इनका एक्सपीरियंस देखोगे तो बहुत ही अच्छा है। और चार चार फंड मैनेजर हैं, तो मुझे लगता है कि इनको अगर पोर्टफोलियो को बनाने में कि कब मार्केट में किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, कब हमें लार्ज कैप में ज्यादा पैसा डालना है, कब हमें मिड कैप में या कब स्मॉल कैप में, मुझे लगता है कि डिसीजन लेने में इनको थोड़ी सी मदद मिल सकती है। तो चलो अब देखते हैं कि कितने सही हुए या गलत होते हैं। ये तो रिटर्न देखकर हमें पता चलेगा ही। तो आप यहाँ देखो, जो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है, इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट जैसे फंड साइज में कहते हैं, हालांकि अभी बहुत छोटा है, जो कि इसके लिए एक सबसे बड़ा रिस्क है अभी। तो इस चीज को ध्यान रखना, सिर्फ 700 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो छोटे फंड में इन्वेस्ट नहीं भी करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो छोटे फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एक दिमाग में रहता है कि जो छोटे फंड होते हैं वो कभी ना कभी तो जाहिर सी बात है वो बड़े फंड बनेंगे। तो जब उनमें लोगों का बिलीव बढ़ेगा तो उस टाइम तक में एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ ये लोग लेकर के जा सकते हैं आगे, ऐसा लोगों को बिलीव होता है। तो ध्यान रखना, एक छोटा फंड है, बस थोड़ा सा एक रिस्क है। इसके अलावा अगर इसका आप एनएवी देखोगे तो 68-70 के आसपास पे अभी है, और ये जो डेटा है वो 10 नवंबर 2022 तक का है। आप रिटर्न की बात करोगे तो इसका सीएजी ग्रोथ आप नीचे देख सकते हो। मुझे पर्सनली ये अच्छा लगा रिटर्न के मामले में। अगर देखा जाए लास्ट 3 साल को मैं इतना ज्यादा कंसीडर यहाँ पे नहीं करूंगा, जो आपको 38-40% के आसपास का दिख रहा है। रीजन आप सबको पता है कि मार्केट गिरने के बाद अचानक से जो एक मार्केट में बहुत बड़ी रैली आई थी वो स्टिल कंटिन्यू है, क्योंकि अभी अगर बीच में मार्केट गिरा भी था तो वापस से अभी आज का भी मार्केट देखोगे, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत अच्छा बड़ा गैप अप ओपनिंग दिया था। स्पेशली ये जो यूएसए का आप देखोगे, जो इन्फ्लेशन का जो रेट आया था एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम होने की वजह से, तो अभी हो सकता है कि इसके वजह से लास्ट 3 साल का ये जो आपको सीजीआर दिख रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। तो इस चीज को अपना ज्यादा ध्यान मत देना, इसको इग्नोर करके चलना।
आपको जो फोकस करना चाहिए वो लास्ट 5 ईयर के या जो सिंस इंसेप्शन है इस पे फोकस करना चाहिए कि ये 19% के आसपास का इनका जो सीएजीआर है ये मेंटेन है। तो अगर मैं इसके हिसाब से देखा जाए कि फ्लेक्सी कैप में अगर आपको 19 से 20% का सीएजीआर मिल रहा है तो पर्सनली ये पे बोलने की बात नहीं है। ये बहुत ही क्वालिटी रिटर्न मिला है, स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने लास्ट 5 सालों से इसमें इन्वेस्ट कर रखा था। तो अभी तक तो उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया है, पर हमारा एक सवाल क्या आता है कि अभी तक तो उन्होंने कमा लिया, बट क्या आगे भी यही रिटर्न्स जनरेट हो पाएंगे? क्या आगे भी जो फंड है ये इस तरीके से कंसिस्टेंट परफॉर्म कर पाएगा? तो इस चीज के लिए एक बार हम इसका पोर्टफोलियो देख लेते हैं और इनके कुछ रिस्क रेशियोज को हम लोग देखेंगे, जिससे कि थोड़ा सा डिसीजन लेने में हमें मदद मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो में। और ये देखो इसका जो एसेट एलोकेशन है यहाँ पे देखोगे, और ये 31 अक्टूबर तक का है, ये जो अभी लास्ट गया है तब तक का पूरा डेटा है। तो आप यहाँ देखोगे कि सेक्टर में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो पैसा इन्होंने बैंक्स में डाला हुआ है लगभग 13.5% के आसपास। डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी में इनका पैसा है लगभग 12.25%। सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स में 10% के आसपास है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में 9% है। इसी तरीके से सारी चीजें आपको दिख रही है। अब यहाँ पे जो चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो शायद आपको नॉलेज थोड़ी सी मिल जाएगी, ये आपको हेल्प करेगी आगे किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करते वक्त। ऐसा मेरा मानना है, और बहुत सारे मैंने एक्सपर्ट्स के कुछ इंटरव्यूज भी मैंने ट्रैक किए, तो उसी बिना पे बोल रहा हूं मैं कि आने वाले कुछ सालों में, चाहे 2 साल 3 साल या 5 साल की बात करें, तो सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सेक्टर, ये वो सेक्टर्स हैं जो ऐसा लोगों का मानना है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले कुछ समय में बहुत अच्छे रिटर्न्स इसमें मिल सकते हैं। तो आप देखोगे कि जो टॉप के 10 जो इनकी सेक्टर्स है इन्वेस्टमेंट के, या टॉप 5 6 में भी देखोगे तो ये तीनों सेक्टर यहाँ पे इंक्लूड है। तो ये देख करके तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो गया हूँ इस फंड को लेकर के कि हाँ ये अच्छा रिटर्न दे सकती है। इसके अलावा यहाँ पे जो आप देखोगे एफएमसीजी को लेकर के, तो ऐसा नहीं है कि एफएमसीजी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, एफएमसीजी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बट मार्केट में कुछ ऐसी एफएमसीजी कंपनीज अभी जो थी, जो स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्ट देखोगे तो उनके वैल्यूएशन थोड़े से हाई हो गए थे, तो इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान देना है। बैंकिंग सेक्टर में अभी थोड़ी सी ग्रोथ आई है, और ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी कंट्री जब आगे बढ़ती है तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि वहां का जो बैंकिंग सेक्टर है वो और आगे बढ़ेगा। इसके अलावा देखोगे इंश्योरेंस सेक्टर में आप देखोगे तो लगभग 3% इनका पैसा यहाँ पे डला हुआ है। मुझे लगता है कि आगे चलकर ये बढ़ भी सकता है और इसमें भी एक आपको एक ट्रमेंडस ग्रोथ मिल सकती है। इसका रीजन क्या है? देखो जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लोगों की इनकम इंक्रीज कर रही है, तो एक एक नॉलेज भी लोगों के अंदर हो रही है कि भाई एक इनसिक्योरिटी है कहीं ना कहीं कि अगर हम ना रहे तो हमारे परिवार का क्या, या फिर अगर हम रह भी रहे हैं और हमें कोई हेल्थ डिजीज हो जाए, और स्पेशली कोरोना वायरस के बाद से कहीं ना कहीं लोगों को हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस बढ़ गई है, इंश्योरेंस को लेकर के अवेयरनेस बढ़ गई है। तो इस वजह से अब जितने भी लोग अगर थोड़ी सी अच्छी इनकम पे आते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द वो लोग इंश्योरेंस ले लें। तो ये चीज देख करके लगता है कि इनका जो पोर्टफोलियो है ऊपर का मैंने आपको बता ही दिया, जो मुझे लगता है आगे भी बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर आप इसके डायरेक्ट स्टॉक में होल्डिंग्स देखोगे तो आईटीसी टॉप मोस्ट होल्डिंग पे है, सेकंड पे है अदानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन, थर्ड पे है ये अमेजो सीमेंट, फोर्थ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर एनटीपीसी, रिलायंस इंडस्ट्री, भारतीय एयरटेल, इंडियन होटल्स, फिर कोटक महिंद्रा बैंक, यूनाइटेड स्पिरिट की। ये टॉप 10 होल्डिंग्स जो है मुझे ये सारे अच्छे लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मसली इसमें लार्ज कैप कंपनीज है। तो ये देख करके लग रहा है कि हाँ इनको आगे भी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। अब इनके टॉप 10 होल्डिंग्स को क्यों मैं इतना फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप देख सकते हो कि आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, उसका एक सिंपल सा रीजन है कि आप इनके टॉप 10 होल्डिंग्स देखो कि टोटल इनका जो एयूएम है उसका 61% सिर्फ यही कवर कर रही है। तो अगर इन 10 कंपनीज में आगे ग्रोथ आती है तो जाहिर सी बात है कि इसका एनएवी का प्राइस बढ़ेगा, और जितने लोग जो इन्वेस्टर्स रहे हैं, जितने लोगों ने इस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को लेंगे या ले रखे हैं, तो उनको जाहिर सी बात है एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है यहाँ से भी। बट इसके अलावा एक छोटा सा मेरा कंसर्न भी है, वो चीज भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि आप इसके चार्ट को अगर आप यहाँ देखोगे तो अभी ये देखो मार्च 2020 ये जो कोरोना वायरस के आसपास का टाइम था, और अभी सितंबर 2022 तक का आप डेटा अगर आप देखोगे तो यहाँ देखोगे कि इसके बाद ये जो निफ्टी, ये जो 500 है जो इसका बेंचमार्क है, उसके रिस्पेक्ट में ये बहुत ऊपर चला गया है। अब ये तो अच्छी बात है कि इसने एक आउट परफॉर्म किया है, चलो कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। बट अभी आप मार्केट को देखोगे तो अभी करंट में ना जो निफ्टी भी अगर आप देखोगे, मैं निफ्टी की ही सिंपल बात करता हूँ, निफ्टी 50 की, कि वो ना बहुत ज्यादा अनसर्टेन है कि अभी लोगों को एक लग रहा है कि अभी शायद 18,000 पे जो चल रहा है ये, यहाँ से ये 21,000 पे भी जा सकता है, या यहाँ से वापस से थोड़ा सा नीचे भी 15,000 के रेंज पे भी जा सकता है। एक अनसर्टेनिटी लोगों के दिमाग में बनी हुई है। तो इस वक्त पे मैं हमेशा क्या करता हूँ कि अगर मेरे को किसी भी तरीके का फियर है कि मार्केट अपने हाई पे चल रहा है और डर है कि यहाँ से कहीं नीचे ना आ जाए,
तो ऐसे वक्त में मैं लमसम को अवॉइड करूंगा। मतलब वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं कि इस वक्त अगर कोई सोच रहा हो कि 50,000, 1 लाख या 2 लाख रुपए में यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूं और नेक्स्ट 5 ईयर में मेरे को एक अच्छा रिटर्न मिल जाए, तो मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है, मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूं, पर मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि इस वक्त पे किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में लमसम इन्वेस्टमेंट करना मैं उतना ज्यादा प्रेफर नहीं कर रहा। और सेम मेरी वो फीलिंग क्वांट फ्लेक्सी के फंड के साथ भी है कि लमसम इन्वेस्टमेंट को मैं प्रेफर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं टोटली अवॉइड करूंगा। और जब ये फंड अगर थोड़ा सा मार्केट दोबारा से नीचे आता है, करेक्शन लेता है, वापस से नीचे आएगा, तो मतलब जैसे ये वाले जोन होता है ना, तो इस जगह पे लमसम इन्वेस्टमेंट करना ठीक है। अब जाहिर सी बात है, मेरे लिए बोलना बहुत इजी था कि यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट करना ठीक है, पर मार्केट को हम टाइम नहीं कर सकते हैं। और दैट्स वाई हम लोग एसआईपी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर आप इसमें एसआईपी के रूप में करोगे तो मुझे लगता है कि उन लोगों को एक जेन्युइन रिटर्न भी मिलेगा। और जो मार्केट की वॉलिटिलिटी, इसको लेकर के जो एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है दिमाग में, डर जो बनाता है, उस डर से भी थोड़ा छुटकारा उनको मिलेगा। तो इस चीज का बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना कि मेरे अकॉर्डिंग इस वक्त पे तो लमसम इन्वेस्टमेंट करना सेफ नहीं हो सकता है, या आपको कम रिटर्न मिलने के चांसेस बने रहेंगे। अब चलते हैं हम लोग अपनी लास्ट स्लाइड पे और रिस्क रेशियो को देखते हैं, और इसके बाद हम लोग कंक्लूजन पाएंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को देखोगे और बीटा को देखोगे, जो कि कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी को शो करते हैं। तो इसको दोनों को देख रहे होगे तो कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन 19.65 था, उसके रेस्पेक्ट में थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल है, 21.81 है। पर अगर आप बीटा को देखोगे तो 0.86 के रेस्पेक्ट में सिर्फ 0.61 है। तो मतलब ये बहुत ही कम वॉलेटाइल है। तो अगर आप इन दोनों को ही साथ में अगर आप ट्रैक कर रहे हो दोनों का, तो मेरे अकॉर्डिंग ये ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं शार्पर रेशियो को, जो कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, कि जो फंड मैनेजर्स हैं जितना भी रिस्क ले रहे हैं उसके एवरेज में आपको कितना रिटर्न जनरेट करके आपको देते हैं। तो आप कैटेगरी एवरेज देखोगे जो कि 0.52 है फ्लेक्सी कैप का, और उसके रिस्पेक्ट में ये 1.21 है, जो कि वंडरफुल है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो अब मैं बात करूं अपने कंक्लूजन की, तो भाई जिन लोगों ने इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे कहा था कि फ्लेक्सी कैप फंड पे वीडियो बनाया कि कैसा फंड है, तो मुझे ये फंड अच्छा लगा है। क्या क्या रिस्क लग रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला कि भाई इसका जो आप देखोगे एयूएम, ये भी बहुत छोटा है, सिर्फ 700 करोड़ के आसपास का था, आप यहाँ देख सकते हो। इसके अलावा मार्केट क्योंकि अभी बहुत पीक पे चल रहा है, बहुत हाई पे चल रहा है, तो इस वक्त पे लमसम इन्वेस्टमेंट मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। आप भी चाहो तो इस चीज को ध्यान में रखना। इसके अलावा जो अगर ये है कि हाँ, जो लोग पहले से इसमें इन्वेस्टेड हैं, तो क्या उनका आगे भी अच्छा रिटर्न आ सकता है, और आ सकता है तो कितना। तो मुझे लगता है कि हाँ, जिस तरीके से फंड मैनेजर अभी तक काम कर रहे हैं, अगर ये आगे भी करते रहे, तो मुझे लगता है कि आपको आगे भी एक वंडरफुल इसमें रिटर्न जनरेट होगा। और अभी मैं 19% का जो प्रीवियसली आपको दिख रहा था, अगर मैं मान के चलता हूं कि हाँ, मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा सा नीचे गिरता भी है और फिर ऊपर नीचे करता हुआ आगे बढ़ता भी है, तो मुझे लगता है कि 16% से लेकर के 19% के बीच में रिटर्न आपको आगे भी इसमें कंटिन्यू रह सकता है। बट मेरे तरफ से ध्यान रखना, कोई सजेशन नहीं है। बस मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई ताकि आपको जो जानकारी चाहिए थी वो आपको मिल जाए। इन द एंड डिसीजन आपका होगा। और किसी भी तरह की अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर इन द एंड मुझे कांटेक्ट कर ही सकते हो, वहां पे आगे हम फर्दर डिस्कशन कर लेंगे। और ध्यान रखना, अगर सीखना समझना चाहते हो तो बुक्स को जरूर पढ़ो। इसी के साथ चलते हैं हम लोग इस वीडियो में। बाय बाय, अगली वीडियो में मिलेंगे। और कोशिश करूंगा कि अभी मैं स्टॉक्स के रिलेटेड भी मैं कुछ वीडियोस बनाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए बाय बाय।